नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी सर्कल विथ राहुल चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा की तरह अभी आज का भी हमारा सामाजिक विज्ञान का ही अध्ययन होने वाला है। लेकिन आप लोगों को बता दिया जाए कि जैसा आप लोग तो जानते ही हैं कि सामाजिक विज्ञान को चार अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो आज का हमारा अध्ययन होने वाला है। देखिए, इतिहास का तो हमारा अध्ययन आज का नहीं होगा। फिलहाल में आज का भूगोल का अध्ययन होगा और राजनीतिक विज्ञान भी नहीं होगा और अर्थशास्त्र भी नहीं होगा। यानी आज का सिर्फ हमारा अध्ययन होने वाला है भूगोल का। तो आज हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है वन तथा वन्यजीव संसाधन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके जो कुछ पूरे। देखिए, आपको जो है ना आपका पूरा प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो आइए बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। और इसमें आपका पहला प्रश्न है, बाघ परियोजना क्या है। ठीक है, इसमें आपका अथवा करके क्वेश्चन बनेगा, भारत में बाघों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, बाघों की जनसंख्या में संरक्षण क्यों जरूरी है। यानी देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ से यहाँ तक है, बाघ परियोजना क्या है, या तो ये पूछेगा या ये नहीं पूछता है तो ये पूछेगा। यानी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही है। ठीक है, मतलब ये दोनों प्रश्न एक ही हैं कि बाघ परियोजना क्या है और अथवा करके दे दिया है। तो भारत में बाघों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, बाघों की जनसंख्या में संरक्षण क्यों जरूरी है। यानी देखिए, अब इन दोनों का मतलब एक ही से है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, इसका उत्तर थोड़ा लंबा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे समझिएगा। देखिए, इसका उत्तर है, बाघों की प्रलुप्त होती प्रजाति, ठीक है, को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक बाघ परियोजना लागू की है। यानी जब बाघों की प्रजातियां लुप्त हो रही थी, तो उनको बचाने के लिए जो है सरकार ने एक कदम उठाया, एक परियोजना लाई, जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से रखा गया। तो इसको बाघ परियोजना कहते हैं। यानी इस बाघ परियोजना को प्रोजेक्ट टाइगर के मतलब नाम से लागू किया गया। ठीक, यह परियोजना 1973 ईस्वी में लागू की गई थी। यानी यह जो बाघ परियोजना है वह 1973 ईस्वी में लागू की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 17 राज्यों में, ठीक है, यानी इस परियोजना में के अंतर्गत, ठीक है, 17 राज्यों में 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 27 बाघ रिजर्व बनाए गए। यानी जो 27 बाघ रिजर्व बनाए गए, उनकी कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो 37,761 वर्ग किमी क्षेत्र पर, यानी 37,761 वर्ग किलोमीटर की मतलब पूरे उसके क्षेत्र पर, ठीक है, 27 बाघ रिजर्व बनाए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इस परियोजना का लक्ष्य बाघों का संरक्षण करके उनकी संख्या में वृद्धि करना है। यानी इस परियोजना का, यानी ये जो बाघ परियोजना है, उस परियोजना का अर्थ यही है, यानी इसी का कारणवश बनाया गया है कि इस परियोजना के से जो बाघों का संरक्षण करके मतलब उनकी जनसंख्या में वृद्धि कर दी जाए। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको तो लग रहा होगा कि नहीं, इसके पहले तो जो सर पढ़ाए एक प्रश्न, तो उसमें तो सर की दूसरी हैंड राइटिंग थी और इसमें दूसरी हैंड राइटिंग है। तो मैं आप लोगों के लिए मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पर ऐसे तो लिखते लिखते आदत सी बन गई है कि कोई भी हैंड राइटिंग कॉपी हो जाती है। तो वो मेरी पहले की राइटिंग है, मतलब अभी भी वैसा ही लिखता हूँ, और ऐसा जो ये आप देख रहे हैं पेज पर, ऐसा भी लिखता हूँ। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाली हैंड राइटिंग अच्छी लग रही है, या जो पिछले वीडियोस में हैंड राइटिंग लिख कर वो बनाया हूँ वीडियोस आप लोगों की स्टडी के लिए, आप लोगों के अध्ययन के लिए, या वो वाली वीडियोस में जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी लग रही है। आपको सिर्फ यही बताना है, इस वीडियो की हैंड राइटिंग अच्छी है या पहले वाली वीडियोज़ की हैंड राइटिंग अच्छी है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे चैनल पर आप लोगों को पिछली वीडियोस मिल ही जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग देख लेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि
और देखिए मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि इस हैंड राइटिंग, देखिए जो हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी या जिस हैंड राइटिंग पर आप कहेंगे मैं उसी हैंड राइटिंग का प्रयोग करके आप लोगों को अध्ययन की सारी तैयारियाँ कराता रहूँगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड आपको करना है कि आपको इस हैंड राइटिंग में आपको पूरा सिलेबस की स्टडी चाहिए या जो पहले वाली वीडियोज़ में हैंड राइटिंग है उस पर। तो देखिए आपका तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं, आपका प्रश्न है संयुक्त वन प्रबंधन से क्या आशय है, यानी जो संयुक्त वन प्रबंधन है उससे आपका क्या आशय है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए आप, थोड़ा सा गले में खराश हो रही है, चलिए कोई नहीं। देखिए इसका उत्तर है संयुक्त वन प्रबंधन सरकार और स्थानीय समुदायों का एक संयुक्त कार्यक्रम है, यानी जो सरकार है और स्थानीय समुदाय हैं उनके संयुक्त का एक कार्यक्रम है या, ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम में वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, यानी ये जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है, ठीक है, इसमें वन प्रबंधन में स्थानीय समुदाय जो होते हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है या बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, या वह इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, या आप कह लीजिए, ठीक है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 1988 ईस्वी, देखिए ये 19 लिखा है, ये 9 लिखा है, आप कुछ और मत समझिएगा। ये 1988 ईस्वी में उड़ीसा राज्य में हुआ था, यानी ये जो संयुक्त वन प्रबंधन का जो कार्यक्रम है, या आपसे पूछा ना कि संयुक्त वन प्रबंधन से आपका क्या आशा है या क्या आप समझते हैं, तो देखिए मतलब आप तो क्या समझते हैं वो आपको बताना ही है, आप जो पहले पढ़े हैं इससे पहले वही बताना है। तो मतलब इसमें आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इसका शुभारंभ, यानी जो संयुक्त वन प्रबंधन है इसका आरंभ, यानी ये जब कब शुरू हुआ, तो ये 1988 ईस्वी में उड़ीसा राज्य से हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम में कार्यरत स्थानीय सामुदायिक संस्थाएं वन विभाग के साथ मिलकर वन संरक्षण का कार्यक्रम चलाती हैं, यानी यह जो कार्यक्रम है आपका संयुक्त वन प्रबंधन जो आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कार्यरत स्थानीय सामुदायिक संस्थाएं, ठीक है, इन या और वन विभाग के साथ मिलकर, ठीक, मिलकर ये लोग संरक्षण का कार्यक्रम करते हैं, यानी कार्य करते हैं और मतलब इसको चलाते हैं, यही आपको बताना है। देखिए आशय का मतलब होता क्या है कि आप उससे क्या समझते हैं या आपके मतलब उससे उसके बारे में क्या आपके पास जानकारी, यही सब इसमें लिखना रहता है। तो आप लोग तो देख ही लिए। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं अपनी कमियों को सुधार नहीं पाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि जो कोई भी आएगा टीचर तो वो बिल्कुल 110% परफेक्ट ही पढ़ाता हो सकता है कि मुझ में भी कुछ कमियां होंगी। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर आप में यह कमियां हैं, तो मैं अपनी उन कमियों को सुधारने का प्रयास करूँगा, और प्रयास ही नहीं करूँगा, आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के अध्ययन के लिए, तो आपको भी मेहनत करना है। और कहना तो देखिए कहना तो नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ता भी नहीं है कहने के लिए, और कहता भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को लाइव क्लास की व्यवस्था भी उपलब्ध करा दी जाए, जिससे आप लोगों की स्टडी और भी बेहतर हो सके। तो जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि आप लोगों को मैं आप लोगों की क्लासेस लाइव ले सकूँ, यानी आप लोगों को लाइव टीच कर सकूँ, जिससे आप लोग और भी अच्छे से समझ सकें। और लाइव क्लास लेने का मतलब है कि आप लोगों को जो कुछ भी प्रश्न पूछना होगा आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, आपकी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए, और मैं यह कहना भूल ही गया कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। वैसे ये तो सभी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ, तो कर दीजिएगा। तो आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। वनों के ह्रास से, यानी ह्रास है, ठीक है, ह्रास यानी कमी होता है, ये ह्रास नहीं लिखा, मतलब ह्रास ये ह ही है, इसमें थोड़ा सा ये जो है ना, ये दिख रहे हैं आप पॉइंट,
ये ह्रास है, ठीक। ह्रास से यानी वनों की कमी से क्या आशय है, यानी वनों की कमी से आप क्या समझते हैं, यह पूछ रहा है प्रश्न। भारत में वनों के ह्रास से उत्पन्न 2 प्रभाव बताइए, यानी आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत में जो वनों की कमियां हैं उनसे आप क्या समझते, उनसे उत्पन्न 2 प्रभाव बताना है, यानी जो वनों की कमी हो रही है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 प्रभावों को आपको इसमें बताना है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। तो इसका उत्तर है, देखिए, वृक्षों की संख्या में नियंत्रण, घटाव आता रहता है, ठीक है। ये नियंत्रण नहीं है, मैं गलती से बोल गया, ये नियंत्रण, अच्छा हाँ, चलिए नियंत्रण ही है। एक बार फिर से देखते हैं, वृक्षों की संख्या में नियंत्रण, घटाव आना तथा वन क्षेत्र, देखिए ये वन क्षेत्र लिखा है, ये व है, ये न है, मतलब ये व न क्षेत्र, ठीक। वन क्षेत्र का घटते जाना वनों का ह्रास कहलाता है। देखिए आपका पहले तो पूछा कि वनों के ह्रास से क्या आशय है, तो आपको बता देना है कि वनों की संख्या में नियंत्रण, घटाव आना तथा वन क्षेत्र का घटते जाना वनों का ह्रास कहलाता है। यानी बिल्कुल नियंत्रण, मतलब उस पर कोई मतलब नियंत्रण न रहे और वो घटाव आना तथा वन क्षेत्र का घटते जाना, यानी कमियां होते ही जाना वनों का ह्रास, मतलब वनों की कमियां होते ही जाना ह्रास कहलाता है, ठीक है। भारत में वनों के ह्रास के निम्नलिखित 2 प्रभाव पड़े हैं, यानी जो भारत में वनों के ह्रास, यानी भारत में जो वनों की कमियां हुई हैं उनके जो प्रभाव पड़े हैं वह दो प्रभाव पड़े हैं वह निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित का मतलब कि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखना है, इसलिए आपको निम्नलिखित लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपके वो पॉइंट क्या हैं। तो देखिए पहला है, वनों के ह्रास के कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, यानी जब वनों की कमी होती है तो जो पर्यावरण का संतुलन होता है वह बिगड़ जाता है, वह असंतुलित हो जाता है। वनों की कमी से पर्यावरण का जो संतुलन होता है वह बिगड़ जाता है, वह संतुलित नहीं रह जाता है, वह असंतुलित हो जाता है। यह पहला हो गया आपका। दूसरा है, वनों के ह्रास के कारण अनेक जीवों की जातियों के विनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी जब वनों का ह्रास होता है, यानी जब वनों की कमियां होती हैं तो उनके कारण अनेक जीवों की, ठीक है, जो जितने भी वनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी जातियों के विनाश का खतरा, यानी उनकी जो जातियाँ होती हैं, जातियाँ तो देखिए अब जातियाँ अनेक प्रकार की होती हैं पशु पक्षियों में भी, ठीक है। तो उनकी जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, उन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है कि वो लुप्त हो जाएंगी या उन मृत्यु हो जाएगी, ऐसे करके मतलब खतरे ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। तो इतना तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए मैं वीडियो को पॉज करके फिर स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा मत आप लोग समझिएगा, मतलब आप लोगों के दिमाग में कुछ आएगा तो कुछ मत समझिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं आप लोगों को लिख कर तैयारी करवाता हूँ। जो मेन टॉपिक्स के प्रश्न हैं उनको लिख कर आपकी तैयारी करवाता हूँ, तो इसलिए पेज ही है छोटा पड़ जाता है। वाइट बोर्ड तो है नहीं कि मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊँगा, वो भी है, लेकिन जब आप लोग लाइव क्लास करेंगे तब आपको वाइट बोर्ड पर समझाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए इसी पर देखिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है, जैव विविधता क्या है, यानी यह पूछ रहा है कि जो जैव है, मतलब जो जैव विविधता है वह है क्या, यानी कहते हैं किसको है जैव विविधता, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी जो जैव विविधता है वह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका प्रश्न देखिए, इसका उत्तर है आपका, जैव विविधता से आशय अनेक प्रकार के वृक्षों और पशुओं की विविध प्रजातियों से लगाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए जैव विविधता से आशय, ठीक है, यानी जैव विविधता से यही आशय है कि अनेक प्रकार के वृक्षों मतलब समझ जाएं पेड़ पौधे, और पशुओं की विविध, ठीक है, ये
वह है, चलिए मैं कर देता हूँ, विविध प्रजातियों से लगाया जाता है। जैव विविधता से मनुष्य को अनेक, ठीक है, अनेक उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। यानी जो जैव विविधता है उससे मनुष्य को अनेक, यानी बहुत से, अनेक मतलब समझिए बहुत से ही पदार्थ मिलते हैं। अतः यह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यानी जो जैव विविधता है वह मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आपका देखिए अगला प्रश्न आ गया है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है, आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताना है, यानी चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है, मतलब चलिए देखते हैं। अब मतलब ज़्यादा बोल देता हूँ तो लगता होगा कि आप लोगों को कि यार ये क्या सर तो ज़्यादा ही कुछ मतलब बोल दे रहे हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में ग्राम वासियों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए अनेक, अनेक नहीं है, उनके है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ध्यान कहीं और चला जाता है। उनके तनों में लिपट कर जो आंदोलन चलाया उसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। यानी देखिए सिंपल सा उत्तर है इसका, तुरंत आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है उसमें जो ग्रामवासी थे उन्होंने पेड़ों को काटने से, यानी जो लोग पेड़ों को काट रहे थे तो उनके काटने से बचाने के लिए पेड़ों के तनों में, ठीक है, यहाँ उनके लिखा है तो यहाँ आप समझ जाइए कि पेड़ों के तनों में लिपट कर जो आंदोलन चलाया उसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। यानी सिंपल आप ये समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल आप ये समझ लीजिए कि मतलब समझ लीजिए कि एक लड़का है, देखिए एक पेड़ है और दो लड़के हैं। एक लड़का पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है और एक लड़का पेड़ पर जाकर चिपक चुका है, वो उसे काटने नहीं दे रहा है, तो इसी प्रक्रिया को चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो आपका अगला प्रश्न भी आ चुका है। आपका अगला प्रश्न है, वनों के ह्रास के 2 कारण बताइए। यानी जो वनों की कमियां होने लगी उनके 2 कारण बताने हैं आपको, या कह लीजिए कि जो वन नष्ट होने लगे उनमें कमियां आने लगी किसी कारणवश, तो उनके 2 कारण बताने हैं आपको कि क्यों उनमें वनों में कमियां आने लगी, वनों का ह्रास होने लगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है, पहला है जनसंख्या विस्फोट के कारण मानवीय आवश्यकताओं जैसे आवास एवं कृषि भूमि हेतु वनों की कटाई। यानी जब जनसंख्या विस्फोट हुई उसके कारण मानवीय, यानी जो मानव की आवश्यकताएं हैं जैसे आवास हुआ एवं कृषि हुई, कृषि मतलब कृषि करने के लिए उसकी भूमि हुई, उसके लिए यानी कृषि मतलब समझिए कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए आवास, मतलब मानव की आवश्यकताएं तो यही है कि वह आवास बनाए। अब उसको रहना है तो ऐसे बाहर जंगल में तो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है घर बनाएगा, हम लोग घर में ही तो रहते हैं, तो हम ही तो मानव हैं। तो मानव की आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आवास एवं कृषि। देखिए रहने के लिए आवास चाहिए, यानी घर चाहिए, मकान चाहिए, एवं खाने के लिए तो आपको कृषि करना पड़ेगा। आप तो देखिए किसान कृषि पर ही तो निर्भर होते हैं, तो कृषि के लिए अब कृषि करेंगे कैसे, उसके लिए भूमि होनी चाहिए। तो कृषि भूमि हेतु यानी कृषि, देखिए आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और कृषि करने के लिए जो ज़मीन चाहिए थी उनको, उनके लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए उन्होंने वनों की कटाई शुरू कर दी, इसीलिए वनों का ह्रास होने लगा। ठीक, ये तो आपका पहला कारण हो गया। आपका दूसरा कारण आइए देखते हैं आगे। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपको कौन सी ये वाली हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है या पहले वाली, और ये भी बताइएगा कि आप लोग को मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप कैसा पढ़ा रहा हूँ, और आप मुझ में कमियाँ ढूंढ के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मतलब जो भी मेरे अंदर कमी होगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं अपनी उस कमी को सुधार पाऊँ। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका दूसरा कारण है ईंधन, औषधि, कागज एवं फर्नीचर
संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटना। ठीक है, अब ईंधन चाहिए, औषधि चाहिए, ठीक है, कागज़ भी चाहिए एवं फर्नीचर यानी सोफ़ा बेड कुर्सी मेज ये सब भी चाहिए, बेड वेड सब चाहिए ना। इन सब से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो मानव की जितनी सारी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए वृक्षों को काटना, ये दूसरा कारण आ गया आपका। ठीक है, वनों के ह्रास का ये दूसरा कारण हो गया। ठीक, तो आपका तो 2 ही कारण पूछा ही था, तो पहला ये हो गया और दूसरा ये, तो दोनों कारण कंप्लीट, यानी ये इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। आइए आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है, वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं? यानी जो वन महोत्सव है उससे आप क्या समझते हैं, यानी उससे आपका क्या, उसमें उसके लिए आपका क्या विचार है, मतलब कुछ भी आप। चलिए आइए उत्तर देखते हैं इसका। वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, यानी यह कह रहा है कि जो वन महोत्सव है वह प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह, यानी जो जुलाई का महीना होता है उसका जो प्रथम सप्ताह यानी पहला सप्ताह यानी पहला हफ्ता पड़ता है, हम लोग तो हफ्ता ही कहते हैं लेकिन मतलब है सप्ताह, सिंपल समझ लीजिए कि जो पहला जुलाई के महीने में, जो हर वर्ष जुलाई के महीने में जो पहला सप्ताह आता है उसमें वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। यानी जो वृक्षारोपण करते हैं उसके लिए मनाया जाने वाला यह पहला उत्सव, मतलब हाँ मनाया जाने वाला उत्सव है, पहला नहीं कहेंगे, उत्सव है। ठीक, आगे देखिए, इसका सूत्रपात सन 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री के एम मुंशी ने किया था। यानी जब वन महोत्सव, जो आप जानते हैं कि वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, अभी आपको बताया गया कि कब मनाया जाता है, तो जुलाई के महीने में जो पहला, हर साल जुलाई के महीने में जो पहला सप्ताह आता है उसी में वृक्षारोपण किया जाता है, तो उसे मतलब मनाया जाता है। सिंपल मतलब समझ लीजिए कि खाटी भाषा में, या कुछ भी कह लीजिए, सिंपल ऐसी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, खेलते कूदते भी आप इसको सुन लेंगे तो आ जाएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक आपका हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है। देखिए, इसका सूत्रपात सन 1950 में, यानी यह जो वन महोत्सव है इसको 1950 में तत्कालीन कृषि, जो उस समय उसी समय यानी जो 1950 में कृषि मंत्री थे श्री के एम मुंशी, यानी 1950 में कृषि मंत्री श्री के एम मुंशी थे और उन्होंने ही इसे लागू किया, यानी वन महोत्सव का आरंभ किया, यानी सूत्रपात लिखा है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो के बीच बीच में मैं जो भी आप लोगों को रोककर आप लोगों का समय बर्बाद कर दिया हूँ, मैं चाहता तो नहीं हूँ और ऐसा आगे भी नहीं करूँगा और पहले भी नहीं करता हूँ, आज ही कर दिया हूँ, मतलब मन में आया तो बोल दिया हूँ, और हो सकता है कि आगे भी कभी कभी मन में आ जाए तो बोल दूँगा। लेकिन चलिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उतना तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी आप लोग बोर ही हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना अध्ययन कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।